नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम आमना सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कांग्रेस के विधायक बाबूलाल जंडेल की, जो एक बार फिर अपने बयानों को लेकर चर्चा में हैं। उनका कहना है कि अगर बीजेपुर उपचुनाव में कांग्रेस हारी तो वे अपने मुंह पर कालिक पोत लेंगे। क्या विधायक जी ने यह बात सुर्खियों में रहने के लिए दिया है या है इनके दांवों में दम? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं सुर्खीबाज विधायक। एमपी की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इसमें बीजेपुर विधानसभा क्षेत्र शामिल है। श्योपुर विधानसभा से कांग्रेस के विधायक बाबू जंडेल अपने अजीबोगरीब बयानों के कारण चर्चाओं में रहते हैं। एक बार फिर उन्होंने विजयपुर विधानसभा के उपचुनाव को लेकर ऐसा ही बयान दिया है। उन्होंने ऐलान किया है कि अगर बीजेपुर में कांग्रेस हारी तो वह अपना मुंह काला करवाएंगे। करहल में कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी में आयोजित एक कार्यक्रम में विधायक जंडेल ने 13 नवंबर को होने वाले बीजेपुर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया और कहा कि अगर यहां कांग्रेस नहीं जीती तो वह अपना मुंह काला करवा लेंगे। सुनिए। मेरा संकल्प आपका क्षेत्र में है। अगर कांग्रेस नहीं जीती तो मैं एक रैली निकालूंगा मेरा काला मुंडा करके और ये समझ लूंगा कि आपका युग आ चुका है, अन्याय का बोलबाला है, क्षत्रिय मर चुके हैं, ये मैं समझ जाऊंगा। वहीं बीजेपी विधायक भगवान दास समनानी का कहना है कि इस तरह के बयान उचित नहीं है। आप यह कहिए कि हम मेहनत करेंगे, जीत हासिल करने का प्रयास करेंगे। आपको कालिक पोतने के लिए किसने कहा है? सुनिए। मुझे लगता है इतना अहंकार क्यों, इतना मुगालता क्यों पालना चाहिए कि आप जो सोचते हो वैसा ही होगा। जनता के मन में क्या है? कहीं ऐसा ना हो कि जनता आपके पास काले कभी से पुतवादे की तैयारी कर लो। क्यों बोलना है ऐसा? किसी ने कहा क्या आपसे? आप कहो कि आप मेहनत करोगे खुद के लिए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने प्रत्याशी के लिए मेहनत करेगा। हम कह रहे हैं कि हम काम के आधार पर चुनाव जीत के आएंगे। कैसी बातें करते हो? राजनीति में क्या बातें करते हो आप? और फिर मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे आप। बाबू जंडेल के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है कि इस तरह के बयान नेताओं द्वारा दे दिए जाते हैं जिससे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ सके। सुनिए। देखिए, बाबूलाल जंडेल जी ने, मैं समझता हूं कि आपके मार्फत ही मुझे सूचना मिली कि बाबूलाल जंडेल जी ने ऐसा कहा है, जबकि मैंने ऐसी बाइट देखी नहीं है। फिर भी मैं ये कह सकता हूं कि अगर उन्होंने ये कहा भी है तो अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए कई बार ऐसी बातें कह दी जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी एक और कांग्रेस के नेताओं पर तो ऐसे आरोप लगाती है, लेकिन वो उन नेताओं पर प्रतिबंध लगाना भूल जाती है जो लगातार कभी पुलिस पर हमला कर रहे हैं, कभी आम नागरिकों पर हमला कर रहे हैं। चाहे प्रहलाद पटेल के बेटे का मामला हो, चाहे थावरचंद गहलोत जो कर्नाटक के राज्यपाल है, उनके पोते द्वारा पुलिस को थप्पड़ मारने जाने का मामला हो, कभी भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर यह सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। उसकी नजर केवल इस बात पर रहती है कि कांग्रेस के नेता क्या गलत बोल रहे हैं और उसमें ही अपना चुनावी लाभ उठाना चाहती है। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। प्रियंका दुबे जी, प्रवक्ता बीजेपी, रमेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत हम प्रियंका दुबे जी से करना चाहेंगे। प्रियंका दुबे जी, सवाल यह है कि कांग्रेस के विधायक का यह कहना एक तरह से सुर्खियां तो है ही, लेकिन जीत के प्रति आश्वस्त होने का एक तरह से संकेत भी है कि अगर हम नहीं जीते तो अपने मुंह पर कालिक पुतवा लेंगे। तो चुनौती तो जोरदार मिलने वाली है बीजेपुर में आपको। अगर वो जीत के लिए आश्वस्त हो तो उनके कि हम लोग जीत करके मिठाई बांटेंगे और जश्न मनाएंगे और मेरी तरफ से पार्टी है। लेकिन परंतु जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि वो अगर जीत नहीं सकते हैं और बीच में क्योंकि समाजवाद का नाम भी लेकर के क्षत्रिय समाज को भी इंगित वो कर रहे हैं, तो कई साल से लोकतंत्र में इस प्रकार की भाषा का उपयोग अनुचित है। कार्यकर्ताओं में मनोबल को बढ़ाने उनसे भी तरीके और वो उन तरीकों के माध्यम से कार्यकर्ता को और भी कर सकते थे, उनका मनोबल बढ़ा सकते थे। परंतु बाबूलाल जंडेल जी की काम तो खैर कभी रह ही नहीं।
अगर मैं बात करती हूँ कि ये कोई उन्होंने पहली बार बयान दिया है, पहले बार समाज विशेष लेकर के उन्होंने कहा था कि भाजपा समाज खाते में पैरों के पैसे नहीं रखने चाहिए, सारी चीजें हो जाते हैं। ये सरकार का बाबूलाल चंदेल दिया। इस बाद में अगर हम बात करें महिलाओं को लेकर के अलग बयानबाजियां उन्होंने तो करते थे कि महिला भी करें हमको बयानबाजी गलत शब्दावली को प्रयोग करते हुए भी कार्य की गई और महिला जो अधिकारी थी उसके अभद्र भाषा को प्रयोग किया था। तो बाबूलाल चंदेल जी को वैसे कई अवसरों में जिसको खुद पाला कर लेते तो बेहतर हो। वो आज को कोशिश करते हैं और बात बार समाज की करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको अच्छा है हमारे समाज है तो निश्चित तौर पे प्रकार की जातिवाद की बातें करते हैं और भेदभाव रखते हैं तो उनको अपना मुंह काला कर लेना चाहिए। कहते जरूर है, इसके पहले भी मैं मुंह काला करूंगा। जी प्रियंका दुबे जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है। प्रियंका दुबे जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है, तो हम थोड़ी देर बाद आपके पास आएंगे। जितेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। डिबेट की शुरुआत हो चुकी है। शुरुआत तो हम आप ही से करना चाहते थे, लेकिन आप थोड़ी देर बाद जुड़े हैं। क्या इतना अति उत्साह कि हम नहीं जीतेंगे या कांग्रेस नहीं जीतेगी तो हम मुंह पे कालिख पोत लेंगे, मान लेंगे कि छत्री मर गए हैं? क्या ये अति उत्साह नहीं हो गया? नहीं, देखिए कुशवाहा जी, ये चुनाव थोड़ा सा अलग चुनाव है। इस चुनाव में हमारे सर में लगातार जो कहता रहा, आज कोई प्रतिध्वनि हमारे पूर्व विधायक के माध्यम से आपको करती है। जनता का इतना भरोसा कार्यकर्ताओं में बात को कहने के लिए मजबूर कर देता है। खाली विजयपुर की बात नहीं है, बात बुधनी में भी इसी तरह की देखी जा रही है। वहां भी कार्यकर्ता काम करता है और ये सब चीजें ये बताती है कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जनता ये दल बदल को स्वीकार नहीं करेगी। और जिस तरीके से रामनिवास रावत ने दल बदल किया है वो कोई सैद्धांतिक दल बदल नहीं। उनको हम वो पद नहीं दे सके तो हम लगातार मांग करते रहे, उससे नाराज होकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का नाम काम किया, उससे हमें नुकसान हुआ। मुरैना लोकसभा सीट पर पड़ा तो उसमें लेकिन इन सब चीजों से अगर देखा जाए तो न क्षेत्र की जनता खुश है, न भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खुश है, और कांग्रेस का कार्यकर्ता तो सबक सिखाने के लिए कमर कस के तैयार बैठा। और यही प्रतिध्वनि जो मिली वो आपको के माध्यम से मिली। निश्चित तौर पर वहां पर अति उत्साह है। वहां का कार्यकर्ता इस बात रामनिवास रावत को भूमित करने के लिए तैयार है। और एक चीज और, रमेश शर्मा जी बैठे वरिष्ठ पत्रकार है, बाकी आकलन वो करेंगे, लेकिन एक चीज है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक संदेश प्रसारित हो रहा है कि अगर आप अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करेंगे, अगर आप बाहर से लाकर के कार्यकर्ताओं के सम्मान चुनाव करेंगे तो परिणाम आपको भुगतना पड़ेंगे। क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिसने दरी उठाई, जिसने झंडे लगाए और आज वो अगर उपेक्षित महसूस कर रहा है। देखिए, सत्ता के समीकरण के लिए आप कोई समीकरण बना लीजिए, चलता है, लेकिन लगातार आप दूसरे दल से कार्यकर्ताओं की फौज लाने का काम करेंगे तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ता निरुत्साहित होता है। और यही भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी देखने को आ रहा है। और इसी आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वहां कांग्रेस मजबूत है, क्योंकि रामनिवास रावत ने जो कदम उठाया है वो कदम कहीं से सही प्रतीत नहीं होता है। उसको मालूम है कि ये सौदेबाजी की सत्ता परिवर्तन के लिए गए, उनको खुद के लिए पद चाहिए था, उनको खुद के लिए मंत्री पद चाहिए था, इसलिए तो इससे वहां की जनता नाराज है, वहां का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नाराज है और कांग्रेस का कार्यकर्ता से स्वाभाविक रूप से नाराज। जी रमेश शर्मा जी, ये जो बयान आया है जंडेल साहब का, इसके पीछे का मर्म हम समझना चाहते हैं।
देखिए मोटे तौर पर पिछले से कांग्रेस में कुछ लोग हैं वो केवल मीडिया में ओरिएंटेड बात करते हैं। अगर तरह का बयान देते तो क्या वो मीडिया की सुनते हो उस बयान? तो स्वाभाविक रूप से, और ये बयान इस तरह का पहला बयान नहीं है। आपको अगर ध्यान हो तो जिन दिनों लोकसभा चुनाव चल रहे थे, दिग्विजय सिंह जी भोपाल से चुनाव लड़ रहे थे, तो एक संत थे, उन्होंने कहा था कि मैं अग्निदाह कर लूं, दिग्विजय सिंह जी हार गए। तो पिछले विधानसभा चुनाव में कितने लोगों ने मुंह काला करने की बात कही थी। तो कुल मिलाकर के इस तरह की वक्तव्यबाजी जो है वो केवल मीडिया तक रहती है, उसका कोई हकीकत से उसका कोई वास्ता नहीं होता। लेकिन जहां तक विजयपुर का है, स्वाभाविक रूप से वहां लड़ाई कठिन होना है। और जो मुद्दा अभी जितेंद्र जी ने कहा, कांग्रेस को इस रणनीति पर अगर काम करेगी, ये इस बयान का कोई अर्थ नहीं है मुंह काला कर लेंगे वो क्षत्रिय मर गए, तो ये बयान तो बल्कि पार्टी को नुकसान करेगा। आप कल्पना करते हैं अगर विजयपुर में क्षत्रिय सारा का सारा वोट इकट्ठा हो गया तो परिणाम क्या होगा। तो मोटे तौर पर ये बयान तो ठीक नहीं। ये जो रणनीति भाजपा को स्वाभाविक रूप से तीन तरह की कठिनाइयों का भाजपा को सामना करना पड़ेगा। स्वाभाविक रूप से तो भाजपा का अपना एक संगठन का भी कार्यकर्ता है, फिर वो कार्यकर्ता है जो महाराज के साथ आए हैं, वो फिर वो कार्यकर्ता है रामनिवास जी को टिकट देने से कुछ लोग नाराज होंगे। तो स्वाभाविक रूप से जीत के लिए भाजपा को इस तरह कहीं जाना चाहिए था, बजाय इसको कुछ भी उस तरह का बयान देना। तो मैं समझता हूँ ये बयान तो गरिमा का युक्त भी नहीं है। और उसको बल्कि पार्टी को खुद बुला करके, बजाय सार्वजनिक कहने के, अकेले में अपने कार्यकर्ताओं को कहना चाहिए कि इस तरह के बयान हास्यास्पद होते हैं, इस तरह की बातों से बचना चाहिए। जी, इस तरह की बातों से बचना चाहिए। प्रियंका दुबे जी, सवाल यहां पर यह है कि कांग्रेस के नेता मीडिया में बने रहने के लिए ये बात कह रहे हैं और कहते रह रहे हैं। अभी रमेश शर्मा जी ने एक बात कही कि यहाँ विजयपुर में वास्तव में कांटे की टक्कर है। ठीक है, ये तो बयान दिए और कुछ असर तो ये भी हो सकता है कुछ न कुछ, कि बयान दिए तो कार्यकर्ता ये कहें कि भाई हमारे ये विधायक जी हैं, नेताजी हैं, तो इनके मुंह पे कालिख ना लगे, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा ही मेहनत करें और मोटिवेट करें। तो कहीं से आपको नुकसान ये हो सकता है, उसकी भरपाई आप कैसे करेंगी? वैसे टक्कर भी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 24/7 इलेक्शन मोड में रहती है। हमारा कर्ता हमेशा संपर्क और संवाद स्थापित करके क्षेत्र में रहता है। निश्चित तौर पे जिस तरीके से माननीय हमारे रमेश जी भाई साहब ने कहा है कि वहाँ की डेमोक्रेसी थोड़ी सी, तो जनता आज के स्थान पे ये चीजों को समझ रही है कि हमारा नेतृत्व कहाँ है। अगर हम बात करते हैं विजय जी के, तो उनके खुद के समर्थक होंगे, उनके खुद के कार्यकर्ता होंगे, तभी अगर उन्होंने भी विजयश्री प्राप्त करी है। क्योंकि अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो निश्चित तौर पे कांग्रेस जिस तरीके से खंड और विखंडित हो चुकी है इस समय, और जिस तरीके से उनके नेता आपस में बयानबाजियां एक दूसरे के लिए कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे कांग्रेस का खुद का कार्यकर्ता का भी मनोबल टूटा हुआ है और कांग्रेस खुद भी अभी इस समय स्थिति में नहीं है। लोकसभा में भी अगर हमने देखा तो पूरी की पूरी क्लीन स्वीप हुआ है। तो निश्चित तौर पे अगर हम बात करें कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की मेहनत जो हमेशा समर्पित होकर के कार्य करता है, और साथ में खुद विजय जी की भी खुद की मेहनत, निश्चित तौर पे विजय रामनिवास रावत जी की जो मेहनत है। महोदय से निवेदन करेंगे कि अपने स्पीकर और कुछ समय के लिए बंद कर दीजिए। हल्के में लेना उचित नहीं है। जी, बयान हल्के में लेना उचित नहीं है। जितेंद्र मिश्रा जी, सवाल यह है कि जैसे कि अभी रमेश शर्मा जी ने एक बात कही कि मीडिया में बने रहने के लिए इस तरह से उलझुल बयान दिए जाते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। तो बिना मतलब की बातें आपके नेताजी लोग करते क्यों हैं? नहीं, देखिए रमेश शर्मा जी ने बिल्कुल सही कहा कि इस तरीके के बयानों की जरूरत नहीं है। हमको संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम करना चाहिए। हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है और कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता लगातार उस चुनौती का सामना करने के लिए विजयपुर में डेरा डाले हुए हैं। हम लोग बुधनी में डेरा डाले हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को सरकार में रहते हुए हमने अनेकों बार पराजित किया।
बहुत सारे उपचुनावों की बात की जाए, अटेर की बात करें, मुंगावली की करें, कोलारस की करें, चित्रकूट की करें, दमोह की करें, इन सारे के सारे चुनावों में भारतीय जनता पार्टी सरकार में रहते हुए पराजित हुई। तो प्रियंका जी का यह बयान तो गलत है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता अपोज साइड है। कांग्रेस का कार्यकर्ता निश्चित तौर पर केंद्र सरकार जिस तरीके से पिछड़ी है उसको देख करके उत्साहित है। कांग्रेस के कार्यकर्ता ने जिस तरीके से हरियाणा में मेहनत की, भले ही पिछड़ गए लेकिन उसने कांग्रेस के कार्यकर्ता का उत्साह बढ़ाया। जम्मू और कश्मीर में जहां पर आप कहते थे कि फिजा बदल गई है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की क्या हालत हुई है ये छिपी नहीं है। इसलिए मेरा ये कहना है कि चुनाव में इस तरीके के बयानों से बचना चाहिए। रमेश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसके बजाय हमें अपनी तैयारियों पर ध्यान देना चाहिए जो हम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी तो हरियाणा से क्या सीखेंगे? हरियाणा से क्या सीखेंगे? हरियाणा में तो अगर जो बढ़िया से आपकी रणनीति रही होती तो आप जीत जाते। वहां से सीख करके जी मैं आपको बताता हूँ। आप कुशवाहा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो पहले चरण के मतदान के रिजल्ट आए थे उसमें 70 सीटों पर कांग्रेस आगे दिख रही थी। आपने देखा था कि नहीं देखा था? 70 और 71 तक कांग्रेस आगे चली गई थी। ये हमारी मेहनत दिख रही थी। कारण आप समझिए कि पहले और दूसरे चरण में मतगणना के अगर हम 70 और 71 सीटों पर आगे चल रहे हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जमीन तैयार की हुई है। अब इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता कि चौथे राउंड के बाद में क्या हुआ, क्योंकि पहले और दूसरे राउंड में वो बैलेट पेपर जिस पर सील लगती है उससे गिनती हुई थी और उसकी गिनती को अगर हम आधार बनाते हैं तो 71 सीटों पर कांग्रेस लीड कर रही थी। उस विवाद में नहीं जाना चाहते। हरियाणा में हमने हार स्वीकार की है, लेकिन वहां से हमारे कार्यकर्ता ने ये संकल्प देख लिया है कि अगर हम एकत्रित होकर के चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को रोका जा सकता है। चलिए रमेश शर्मा जी, हरियाणा से सीख करके विजयपुर का चुनाव जीतेगी कांग्रेस। हरियाणा में ऐसा क्या सीखने वाली चीज है? अभी तो इन्होंने जो बताया तो अप्रत्यक्ष रूप से एक तरह से आरोप ही लगाया, लेकिन क्या कुछ राउंड तक ही जीतना, अगर इन्होंने आरोप नहीं लगाया तो क्या कुछ राउंड तक ही जीतना, उसके बाद से पीछे हो जाना, क्या यही सीखेंगे या फिर पुनः आरोप लगाएंगे हार के बाद कि यहां भी ईवीएम की बैटरी? मुझे जो लग रहा है हरियाणा से कांग्रेस को दो चीज सीखने की है। एक तो अच्छी चीज है, आप ये देखिए कि सरकार बहुमत की भाजपा की बनी है, लेकिन अगर आप वोट में देखेंगे तो दोनों पार्टियों के बीच में 0.85 का परसेंट का अंतर है, यानी 1% का अंतर भी नहीं है। और ये जो 1% का अंतर रह गया है कांग्रेस का और भाजपा के बीच में, ये उस परिस्थिति में रह गया जबकि हाईकमान केवल और केवल हुड्डा जी को पसंद कर रहा था और लगभग कांग्रेस के भीतर जो एंटी हुड्डा चल रहा था उसके बावजूद भी अगर 0.85% का अंतर रह गया तो निश्चित रूप से ये कार्यकर्ताओं के बाकी मेहनत की है। तो मुझे लग रहा है कांग्रेस तो सी बात विजयपुर में जो जितेंद्र जी कह रहे हैं, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक व्यक्ति पर केंद्रित ना होकर के संगठन और उसके कार्यकर्ताओं पर फोकस किया जाए और कार्यकर्ता मेहनत से काम करे। तो स्वाभाविक रूप से जैसा कि मध्य प्रदेश की 2 सीटों पर चुनाव है, बुधनी का चुनाव अलग प्रकार का चुनाव है। बुधनी में कोई बहुत संघर्ष नहीं है बुधनी में, और कांग्रेस के पास कोई अच्छा कैंडिडेट भी बुधनी में नहीं है। बुधनी का रिजल्ट तो अलग दिख रहा है, लेकिन विजयपुर में संघर्ष कांटे का होगा। परिणाम चाहे जो कुछ भी हो, हार जीत का अंतर कम भी हो ज्यादा भी हो, लेकिन चुनाव बहुत दिलचस्प होगा। ये मान करके चलिए विजयपुर का चुनाव साधारण नहीं है। हालांकि ये बात अलग है कि उप में ज्यादातर सत्तारूढ़ पार्टियां उपचुनाव जीतती हैं, तो वो उस मामले में भाजपा एक कदम आगे हम कह सकते हैं उस मामले में, लेकिन उसमें कुछ भी परिणाम हो सकता है। ये निर्भर करेगा दोनों पार्टियों की रणनीति का। यदि भाजपा जो बीच में जो उनके धाराएं हैं, जैसा कि मैंने गिनाया कि वहां पर 4 समूह हैं, अगर भाजपा ने उन चारों समूहों को एकत्र करके चुनाव लड़ा, एकजुट करके चुनाव लड़ा, तो स्वाभाविक है कि भाजपा आसानी से सीट निकाल लेगी। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस ने यदि भाजपा के असंतोष को ही अपने वोट में बदल लिया तो परिणाम बहुत अलग होगा। दूसरा एक निर्भर करेगा वहां वोट का डिवीजन कैसा होता है।
मोटे तौर पर वहां पर मान करके चलिए कि जमीनी जो चीज है वो सीधी सीधी 2 पॉइंट की नहीं है भाजपा और कांग्रेस की, वहां कुछ और वोट भी है। वो वोट कहाँ को फोकस करता है? क्या वो सारा का सारा वोट और एंटी भाजपा कांग्रेस या एंटी कांग्रेस में हो, इस पर बहुत निर्भर करेगा। देवेंद्रपुर का चुनाव उम्मीदवार के चयन और नाम वापसी के बाद विजयपुर का अंदाज लगेगा। आज अभी विजयपुर के बारे में कुछ नहीं कह सकते। जी, आज विजयपुर के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। प्रियंका दुबे जी क्या कहेंगे? हेलो जी, आवाज आ रहा है मेरा? जी बिल्कुल बिल्कुल, अब साफ आवाज आ रही है। निश्चित तौर पे विजयपुर हो या बुधनी हो, ये बात बिल्कुल सही है कि बुधनी का सिनेरियो अलग है और विजयपुर का सिनेरियो पूरी तरह से अलग है। मैंने लेकिन इस वक्त कहा कि हमारी जो पूरा फोकस होता है वो कार्यकर्ताओं की मेहनत और वहाँ के जनप्रतिनिधियों का जो जनसंवाद हमेशा स्थापित रहता है, निश्चित तौर पर उनके साथ में ही हम लोग कदम से कदम मिला करके चल पाते हैं। तो चाहे विजयपुर हो, चाहे आपका बुधनी हो, चाहे हमारी और भी सीट हो, सभी कार्यकर्ताओं के ऊपर हमारा विश्वास है। निश्चित तौर पे रामनिवास रावत जी सभी के साथ तालमेल बिठा करके अपना चुनाव को खुद संचालित करेंगे और निश्चित तौर पे विजयश्री प्राप्त करेंगे। पार्टी जब भी कार्य करती है इसमें वरिष्ठ के मार्गदर्शन भी करती है, तो निश्चित है अगर उन्होंने इन सब रीति नीति से प्रभावित होकर भाजपा में आए हैं तो इसी परिपाटी का संचालन करते हुए ही वो अपने चुनाव को संपादित करेंगे और विजयश्री प्राप्त करेंगे। जितेंद्र मिश्रा जी, हम आपसे एक चीज जानना चाहते हैं कि अगर आपके नेता इस तरह के बयान ना दें तो क्या चुनाव की रणनीति में कुछ कमी दिखेगी क्या कांग्रेस के? ये बयान तो अति उत्साह में दिया गया है और अति उत्साह किराए से नहीं आता है, अंदर से आता है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से वहाँ माहौल बन रहा है, जिस तरीके से कार्यकर्ता, आप बताइए इतना बड़ा बयान अगर देने की हिम्मत कोई कर रहा है तो किसी न किसी बुनियाद पर कर रहा है ना। वहाँ के कार्यकर्ताओं का उत्साह, भारतीय जनता पार्टी का हक उत्साह होना, जिस तरीके से प्रियंका जी ने कहा कि रामनिवास रावत सबको साथ लेकर के चुनाव लड़ेंगे, यही बात हम कहते हैं कि वहाँ सिर्फ रामनिवास रावत चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा का हाईकमान कितनी मेहनत करके कितना एकत्रीकरण कर पाता है ये देखना होगा। आज प्रियंका जी ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर हमारा पूरा हाईकमान वहां पर सबको एकजुट करके चुनाव लड़ेगा, तो मैं इस बात को स्वीकार करता। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि रामनिवास रावत एकजुट करके चुनाव लड़ेंगे। निश्चित तौर पर रामनिवास रावत अपने तरीके से फैसले लेंगे, एकत्रीकरण करने का प्रयास करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राह आसान नहीं है विजयपुर में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उसूलों के साथ समझौता किया है और ये वहाँ का कार्यकर्ता, ये वहाँ का दरी बिछाने वाला, झंडे लगाने वाला कार्यकर्ता स्वीकार नहीं कर रहा है। रमेश शर्मा जी, जल्दी से एक सवाल का हम जवाब चाहेंगे आपसे। इस तरह के बयान राजनीतिक शुचिता को किस तरह से राजनीतिक शुचिता का हनन कर रहे हैं? नहीं, सबसे बड़ा जो है वो राजनीतिक गरिमा का हनन करते हैं। हमेशा राजनेता उनका व्यवहार भी और उनके वचन दोनों बहुत सोच समझ के और आदर्श होना चाहिए। जैसा कि गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि हमेशा राजपुरुषों का वचन और व्यवहार ऐसा हो जन सामान्य उनका अनुकरण करता है। यदि विधायक के स्तर पर आकर के, कोई सांसद के स्तर पर आकर के इस तरह के वक्तव्य देगा तो स्वाभाविक रूप से उससे उनकी अपनी छवि पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है, कार्यकर्ताओं पर भी प्रभाव पड़ता है, पार्टी की छवि भी प्रभावित होती है। जी, अब चूंकि समय नहीं है, नहीं तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाते। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के सुर्खीबाज विधायक और नेता कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, अगर इस तरह की बयानबाजी करता है तो मीडिया के सुर्खियों में तो बन जाता है और डिबेट्स भी ले लिए जाते हैं, लेकिन सवाल राजनीति की गरिमा का है और वो गरिमा गिराकर उसमें अगर जो आप राजनीति करेंगे तो वास्तव में खुद को ही गंदा करेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।